डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज फिर से हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ज्योग्राफी की शुरुआत की थी और हमने फर्स्ट लेसन के अंतर्गत मानव भूगोल की बात की थी कि मानव भूगोल क्या है और किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की किस प्रकार की परिभाषा दी थी, उसकी बात हमने कर ली थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और अपना आगे टॉपिक करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल हैं उसकी बात की थी। जर्मन जो भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम था रेटजेल, पूरा नाम क्या था आप याद कर सकते हो, फ्रेडरिक रेटजेल। तो इन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी उसकी बात कर ली थी। इन्होंने अपनी किताब के अंदर मानव भूगोल की जो परिभाषा दी थी, अगर आपको किताब का नाम याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नाम था एंथ्रोपो ज्योग्राफिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रेटजेल ने कहा था कि दरअसल जो मानव भूगोल हैं वो क्या है कि मानव समाज और धरातल के बीच में मिला हुआ एक ज्ञान का अध्ययन है, वो मानव भूगोल है इनके अनुसार। और इनको ध्यान रखना है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनको आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। किस किताब में इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दिखाई है, बताई है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी के अंदर। परिभाषा की बात हमने कल कर ली थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। इनकी एक शिष्या थी, रेटजेल की एक शिष्या थी जिनका आपको नाम याद करना है। उनकी शिष्य का नाम था हेलन सैंपल। ये दरअसल अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। क्या नाम बताया मैंने? रेटजेल की शिष्या का नाम एलन सैंपल, जो रेटजेल की शिष्या थी, जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी, ये ध्यान रखना है। इन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी है, वो कौन सी दी है वो आपको याद रखनी है। इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल हैं, ये परिभाषा आपको याद करनी है। इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल हैं वो एक चंचल जो मानव है, जो इधर उधर घूमने वाला, और जो अस्थायी, जो स्थायी नहीं है, अस्थायी जो पृथ्वी है, उनके पारस्परिक परिवर्तनशीलों, ये जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा ध्यान रखनी है, किसने दी थी? तो ये एलन सैंपल ने परिभाषा दी थी। इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है कि जो चंचल मानव है, इधर उधर भटकने वाला, कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला, और अस्थायी जो पृथ्वी है, जो स्थायी नहीं है, इसका भी एक दिन अंत होगा, कितने अरबों वर्ष बाद होगा, लेकिन पृथ्वी भी नष्ट होगी। तो जो अस्थायी पृथ्वी है और जो चंचल मानव है, उनके बीच में पारस्परिक, उनके बीच में जो परिवर्तन हो रहे हैं आपस में, पृथ्वी और मानव के बीच में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन का ही जो अध्ययन है वो इस मानव भूगोल में होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो संबंध परिवर्तित हो रहे हैं मानव और पृथ्वी के बीच में, उन्हीं का जो अध्ययन है वो इस मानव भूगोल में होता है। इस प्रकार की परिभाषा किसकी थी? एलन सैंपल की थी। ये बात आपको याद में रखनी है और आप ध्यान रख सकते हो कि ये रेटजेल की शिष्या थी, जो जर्मन अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। इन्होंने भूगोलवेत्ता की या मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो ये दी है, अब इसको याद रखना है।
दरअसल जो एलन सेम्पल हैं वो एक नियतिवाद की समर्थक थी। ये किसका समर्थन करती थी? नियतिवाद की। मैंने आपको कहा कि जो एलन सेम्पल है वो नियतिवाद का समर्थन करती थी। क्यों? क्योंकि नियतिवाद क्या कहता है? नियतिवाद ये कहता है कि इस संसार में या जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो भी घटित हो रहा है वो पहले से तय है। पहले से क्या है? फिक्स है। पहले से तय है या फिक्स है। इस प्रकार की जो विचारधारा है कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो पहले से तय है। मतलब नियति ने सबसे पहले सब कुछ तय कर चुका है, कर लिया है, वही होगा जो नियति ने तय किया है नीति के अनुसार। इस प्रकार की जो विचारधारा है वो ये एलन सेम्पल रखती थी। लेकिन जो इस प्रकार के और भी विचारधारा रखने वाले थे उन्होंने कोई खास परिभाषा नहीं दी। इन्होंने बहुत बढ़िया परिभाषा दी है, इनकी प्रशंसा हमेशा की जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने रेडजेल की बात कर ली, एलन सेम्पल की बात कर ली। इसके अलावा एक फ्रांस के भी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने भी परिभाषा दी है। तो एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता का नाम आपको याद करना है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, जिनका नाम था विडाल डी ला ब्लास। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता का नाम क्या था? विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, ये आपको नाम याद करना है। मैंने आपको बताया फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता का नाम था विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने संभववाद की नींव रखी। इन्होंने क्या रखी? संभववाद की नींव रखी। संभववाद का मतलब ये होता है कि मानव और पृथ्वी के बीच में जो क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं के माध्यम से अनेक चीज़ें संभव हो जाती हैं और हम पृथ्वी का प्रयोग करके अनेक वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, अनेक चीज़ों का हम निर्माण कर सकते हैं और हमारे जीवन में अनेक चीज़ें संभव हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है, विचारधारा है, वो इन्होंने दी थी, जिनका नाम क्या है? विडाल डी ला ब्लास। लेकिन इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो आपको याद रखनी है कि इन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी थी। तो इन्होंने कहा कि जो मानव भूगोल हैं वो पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल हैं। ये इनकी परिभाषा है, किसकी? विडाल डी ला ब्लास की। इस परिभाषा को समझना है, परिभाषा क्या कह रही है देखो।
मानव भूगोल, मानव भूगोल है वो पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक विचार है। विडाल डी लाब्लास ये कहते हैं कि जो मानव भूगोल हैं वो पृथ्वी और मानव के बीच में संबंधों का एक नया विचार है। तो पृथ्वी और मानव के बीच में जो संबंध है उनका एक नया विचार है, इनके अनुसार मानव भूगोल। अगर पृथ्वी और मानव के बीच में जो संबंध है अगर उनकी मैं बात करूँ तो वो क्या है, मानव भूगोल हैं, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान है। ये जो मानव भूगोल हैं जिसके अंदर पृथ्वी और मानव के बीच में नए विचार हैं, तो इस मानव भूगोल में क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे नियम हैं, भौतिक नियम जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले होंगे। हम मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे, ऐसे भौतिक नियम जो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले हो। इसके अलावा पृथ्वी पर रहने वाला जो जीव है उन जीवों के बीच में जो भी ज्ञान है, संश्लिष्ट का मतलब होता है मिला हुआ या जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, वो सब मानव भूगोल में शामिल है। तो मानव भूगोल में क्या क्या शामिल है, तो मानव भूगोल में पृथ्वी और मानव के बीच में जो भी नए संबंधों का विचार है वो इसमें शामिल है। पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है वो इसमें शामिल है, और पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव है उनके जीवों के बीच में जो संबंध है उनका जो मिलाया हुआ ज्ञान है वो इस मानव भूगोल में है। तो 3 चीज़ आपको याद रखनी है कि पृथ्वी और मानव के बीच में जो संबंध है उनका एक नया विचार इस मानव भूगोल में होगा। और क्या होगा, मानव भूगोल के अंदर पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम होंगे, और संसार या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के बीच में जो संबंध है उन सबका मिलाया हुआ जो अध्ययन है या जो ज्ञान है वो इस मानव भूगोल में होता है। इस प्रकार की परिभाषा किसने दी थी, विडाल डी लाब्लास ने दी थी। ये परिभाषा आपको याद करनी है। मेरे हिसाब से इस परिभाषा में आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी थी, उनका नाम याद करना है। तो एक थे डिकेन साहब ने, इसके अलावा इनके जो साथी थे पिट्स, इन्होंने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी थी। मैंने 2 नाम बताए, डिकेन और पिट्स, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या परिभाषा दी थी वो आपको याद करनी है। तो इन्होंने कहा था कि जो मानव भूगोल है उसमें मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट क्या है। मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल में अगर मैं बोलूँ या जो ये कह रहे हैं कि डिकेन और पिट्स के अनुसार जो मानव भूगोल है उसके अंदर क्या शामिल है, उस मानव भूगोल के अंदर मानव और उसके जो भी कार्य हैं वो सब समाविष्ट किस में है, मानव भूगोल में। मतलब इंसान जो कार्य कर रहा है वो सभी सम्मिलित हैं, समाविष्ट किए हुए किस में, मानव भूगोल के अंदर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग परिभाषा थी। कुल मिलाकर अगर हम सभी मानव भूगोल की परिभाषाओं की बात करें तो मानव भूगोल के अंदर पृथ्वी और मानव उनके बीच में जो संबंध हैं उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। मानव भूगोल में हम पृथ्वी और मानव के बीच में जो भी संबंध है वो संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। इन संबंधों के माध्यम से हम प्राकृतिक व सांस्कृतिक जो वातावरण है उनकी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का प्रभाव है वो सब मानव भूगोल में पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं कि मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है, आपस में जो क्रिया हैं और प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की जो शक्तियाँ और उनके जो प्रभाव हैं वो सभी हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है।
तो मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति उसकी बात करेंगे तो ध्यान से देंगे। प्रसिद्ध एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम आपको याद करना है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जिनका नाम था जीन ब्रुन्स। जो भूगोलवेत्ता हैं जीन ब्रुन्स, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि सब सब्जेक्ट का अपना अलग अलग विषय होता है, अलग अलग संबंध होता है। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार इकोनॉमिक का जो संबंध है अर्थशास्त्र का, वो कीमत से होता है। इन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे होता है? हमेशा कीमतों से होता है कि कीमत किस प्रकार की है। उन्होंने ये भी बताया कि जो भूगर्भ शास्त्र है उसका जो संबंध है वो किससे है? चट्टानों से है। ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि जो वनस्पति शास्त्र है उसका संबंध किससे है? पौधों से है। ठीक है। उसी प्रकार उन्होंने बताया जो इतिहास है उस इतिहास का संबंध समय से है। किससे है? समय से है। उसी प्रकार भूगोल का जो संबंध है वो स्थान से है। किससे है? स्थान से है। इस प्रकार की बात कौन कहते हैं? जीन ब्रुन्स कहते हैं कि भाई सब विषय का अपना अपना संबंध है, एक विशेष केंद्र है। वो जो बातें हैं वो इसमें शामिल है भूगोल में स्थान की जगह। अगर हम ज्योग्राफी से स्थानों पर जो स्थान है वहाँ की ज्योग्राफी की बात करें तो अगर वहाँ कहाँ, क्यों, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे तो वो उनका जवाब हमें इन स्थानों के माध्यम से भूगोल से जुड़ा हुआ मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अलग अलग जो क्वेश्चन है वो मानव भूगोल के तहत और भूगोल की दृष्टि से हमको पता लगते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मानव भूगोल की बात करें तो उसमें मानव के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें आती, मानव के जीवन पर किस प्रकार नए नए बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों को हम पढ़ेंगे। मानव भूगोल जनसंख्या के बारे में बताएगा आपको। मानव भूगोल के अंदर हम जो जैविक चीज़ें हैं, आर्थिक और सामाजिक चीज़ें हैं, उनका भी अध्ययन किया करेंगे या करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब पढ़ेंगे कि तो मानव भूगोल हैं वो एक विषय के रूप में किकण है, किस प्रकार अलग अलग विषयों के रूप में मानव भूगोल हैं, मानव भूगोल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है वो ध्यान रखना है। तो अब टॉपिक होगा हमारा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल के अलग अलग शाखाएं हैं, उन शाखाओं की बात करेंगे कि मानव भूगोल में हम किन किन जगहों का अध्ययन करेंगे। तो दरअसल जो मानव भूगोल है वो हम क्या करते हैं, मानव भूगोल में अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे मानव भूगोल में। ठीक है। अलग अलग प्रदेशों की जो प्राकृतिक संसाधनों की चीज़ें हैं वो इसमें पढ़ी जाएगी। तो जनसंख्या हो गया, 2 नंबर हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव भूगोल के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग प्रदेशों की जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग प्रदेशों की जो भूदर्शी और जीवन की मान्यताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अलग अलग प्रदेश की जो सांस्कृतिक भूदर्शी है और जीवन की जो रहने की शैली है उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये ध्यान रखना है कि सांस्कृतिक भूदर्शीय या जीवन की जो अलग अलग मान्यता हैं अलग अलग प्रदेशों की, कि इस जगह पर इस प्रकार के लोग रह रहे हैं, इस प्रकार आदिवासी इलाके हैं, वहाँ की संस्कृति ऐसी है, वहाँ इस प्रकार लोग जीवन यापन करते हैं। ये बातें भी हम मानव भूगोल में पढ़ते हैं।
और 4 नंबर जो बात आपको याद करनी है कि हम इसके अलावा मानव की जो उन्नति है उन उन्नति का भी हम अध्ययन करते हैं कि मानव की जो उन्नति का उद्देश्य क्या है, उसका भी अध्ययन हम इसके माध्यम से, मानव भूगोल के माध्यम से करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो 4 हैं। जनसंख्या, अलग अलग प्रदेशों की हम पढ़ेंगे, अलग अलग प्रदेशों के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रदेश की जो सांस्कृतिक भूदृश्य हैं और जीवन की जो मान्यता हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा, और मानव की जो उन्नति के मेन जो उद्देश्य हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मानव भूगोल के अंतर्गत भी 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, मानव भूगोल के अगर अध्ययन को हम अलग अलग बातों में, अलग अलग भागों में बांटें तो 2 प्रकार से बांटा जाता है। दरअसल जो हंटिंगटन थे वो मानव भूगोल के अध्ययन को 2 भागों में विभाजित करते हैं। मानव भूगोल के अध्ययन को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो वो करते हैं भौतिक दशाओं के रूप में। किसके रूप में? भौतिक दशाओं के रूप में। और एक वो करते हैं मानवीय अनुक्रिया के रूप में। ठीक है, तो हंटिंगटन के अनुसार जो मानव भूगोल है वो 2 अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों में पढ़ा जा सकता है, भौतिक दशाओं के रूप में और मानवीय अनुक्रिया के रूप में। अब इनको भी समझेंगे अपन। ठीक है, तो मानव भूगोल के इन 2 दशाओं के माध्यम से भौतिक दशा और मानवीय अनुक्रिया की बात कर ली। अब इसके तहत हम अलग अलग जगहों के बारे में बात करेंगे कि मानव भूगोल में हम एक तो जनसंख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? जनसंख्या। तो मानव भूगोल में जनसंख्या की बात करेंगे हम। ठीक है, मानव भूगोल जो जनसंख्या है उसके वितरण की बात करेगा। ठीक है, जनसंख्या का प्रारूप किस प्रकार का है उसकी बात होगी। जो जन समूह हैं उनकी बात करेंगे हम कि किस प्रकार के जन समूह बने हुए हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर प्रवास के बारे में पढ़ेंगे कि मानव किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। इसके अलावा उनकी सामाजिक संरचना का भी अध्ययन हम इसमें करेंगे। सामाजिक संरचना का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मानव भूगोल की प्रकृति किस प्रकार की है। इसके अलावा हमने मानव भूगोल के अलग अलग विशेष क्षेत्रों की बात की है, और आज हमने ये भी बात की है कि जो मानव भूगोल है उसमें जनसंख्या है उसको पढ़ा जाता है। लेकिन जनसंख्या में क्या पढ़ते हैं हम? जनसंख्या का वितरण पढ़ते हैं, जनसंख्या का प्रारूप पढ़ते हैं, जनसंख्या किन माध्यम, किस जगहों पर किस प्रकार की हैं, और जन समूह के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से समुदाय हैं, प्रवास के बारे में पढ़ते हैं, सामाजिक संरचना किस प्रकार की बनी हुई है, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अपन कल बात करेंगे। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को 2-3 बार देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि आप घर पर नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का वीडियो में बने रहेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।